नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल से। स्वागत है आपका आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में 24 घंटे में आए 76,000 से ज्यादा नए मामले, 1021 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 34 लाख के पार पहुंच गई। वहीं 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 76,472 नए मामले सामने आए और 1021 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 34,63,000 है। इनमें से 62,550 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केस की संख्या 7,52,000 है। वहीं 26,48,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। एक दिन पहले देश में रिकॉर्ड 77,266 नए मामले दर्ज किए गए थे। वहीं अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी का आग्रह, खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि दी और प्रतिभाशाली एथलीटों के परिवारों और कोचों की भी सराहना की है। वहीं पीएम मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि भारत सरकार खेल को लोकप्रिय बनाने और भारत में खेल प्रतिभाओं को समर्थन देने के लिए कई प्रयास कर रही है। मैं सभी से खेल और फिटनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह करता हूं। ऐसा करने के कई फायदे होंगे। हर कोई खुश और स्वस्थ हो सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने फिर अलापा, नोटबंदी और जीएसटी का राग, वित्त मंत्री पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दैवीय घटना वाले बयान को लेकर उन पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए ट्वीट भी लिखा है, भारत की अर्थव्यवस्था 3 कार्यों से नष्ट हो गई। नंबर 1 डिमोनेटाइजेशन, नंबर 2 जीएसटी की धज्जियां उड़ा दी, नंबर 3 लॉकडाउन और इसके सिवा सब कुछ झूठ है। जी हां, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और विफल लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है, जो कि एक दैवीय घटना है और इससे चालू वित्त वर्ष में इसमें संकुचन आएगा। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी राजस्व प्राप्ति में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी का अनुमान लगाया गया है, जो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा है कि स्पष्ट रूप से जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण जो क्षतिपूर्ति बनती है, केंद्र सरकार उसका भुगतान करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, टोल टैक्स में नहीं मिलेगी हर किसी को छूट। सरकार ने किया नियम में ये खास बदलाव, फास्टैग वालों को ही मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत ही केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने देश में गाड़ियों पर फास्टैग लगाने का नियम बनाया है, ताकि टोल प्लाजा पर कटने वाले टैक्स का भुगतान भी ऑनलाइन हो सके। इसकी ओर जनता को और आकर्षित करने के लिए अब सरकार ने एक और नया ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब यह नियम बनाया कि 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी जिनमें फास्टैग लगा होगा। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी गाड़ी से किसी जगह जा रहे हैं तो वहां से 24 घंटे के भीतर ही वापस लौटते हैं तो टोल टैक्स की रकम में आपको तभी छूट मिलेगी जब आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा होगा। अभी तक यह सुविधा केवल सबके लिए थी, लेकिन अब यह टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को छूट नहीं मिलेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, जेईई और नीट 2020 पर घमासान, शिवसेना ने सामना के जरिए सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बिना नाम लिए इशारों में सुप्रीम कोर्ट और बीजेपी पर निशाना साधा। सामना में लिखा है कि आज भी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। ये कोरोना के कारण बनी परिस्थिति है। सीधी सी बात थी कि बच्चों की जान बचाएं या फिर परीक्षा लें। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कि परीक्षा होकर रहेगी। परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन परीक्षा लेनी ही होगी। राज्य में परीक्षा लिए बिना विद्यार्थियों को आगे नहीं भेजा जा सकता, ऐसा न्यायालय का कहना है। यह गलत नहीं है, लेकिन राज्य सरकारें कुछ भी अलग कहाँ कर रही थी। फिलहाल परीक्षा लेना कठिन है क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी बहुत अधिक फैल रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन के नतीजे काफी शानदार, जानिए कब तक आपको मिल जाएगा टीका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के वैक्सीन का परीक्षण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय बाजार में 2021 तक शुरुआत में एक स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की उम्मीद बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, इस समय वैश्विक स्तर पर 4 संभावित वैक्सीन हैं, जिन्हें 2020 के अंत तक या 2021 की शुरुआत में स्वीकृति मिल जाने का अनुमान है। इनमें से 2 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड का वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवैक्स का प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के लिए भारत की भागीदारी की हुई है। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों टीकों के लिए सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाने व पहले व दूसरे चरण के परीक्षण भरोसेमंद लगते हैं। हम इस बारे में आशावादी हैं कि भारत में 2021 की पहली तिमाही में बाजार में एक स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आशा करते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार भारत को बड़े स्तर पर टीकाकरण के 2 अनुभव हैं। एक 2011 का पोलियो उन्मूलन अभियान
और दूसरा हालिया सघन मिशन इंद्रधनुष, लेकिन इसका स्तर कोविड-19 के लिए अपेक्षित स्तर पर 1/3 भर था। वहीं अगली बड़ी खबर बढ़ती जा रही है। कल कांग्रेस के अंदर उठने लगी है असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग, जाने आगे की रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा। पार्टी के अंदर अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठने लगी है। पार्टी के नेताओं का मानना है कि पत्र के मामले में आला कमान को फौरन सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश देना चाहिए। इस बीच ऐसे संकेत है कि असंतुष्ट नेता अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए जल्द एक और बैठक कर सकते हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह इस विवाद से निपट रहा है, उससे असंतुष्ट नेताओं के हौसले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति में 7 घंटे की चर्चा और पार्टी अध्यक्ष से सब कुछ भूलकर आगे के आग्रह के बाद भी असंतुष्ट नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए पार्टी को इस मामले में फौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में आसान नहीं होगा मेट्रो का सफर, अब नियम तोड़ने पर देना होगा पहले से अधिक फाइन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना काल में बंद पड़ी मेट्रो चलाने की कयावत फिर से तेज हो गई। अगर मेट्रो का यह सफर पहले की तुलना में काफी अलग हो सकता है तो बिना फेस मास्क लगाए सफर करना और सोशल डिस्टेंसिंग के उद्देश्य से खाली छोड़ी गई सीट पर बैठना, थूकना और गंदगी फैलाना यात्रियों को बहुत ही महंगा पड़ सकता है। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होते ही इन नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने के प्रावधान हो सकते हैं। यह जानकारी इस मामले से जुड़े अधिकारियों ने दी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की एक टीम अब कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू होने वाले नियमों को किसी भी तरह से उल्लंघन करने पर नजर रखेगी। अधिकारियों ने कहा कि मेट्रो में जुर्माना पहली बार नियम का उल्लंघन करने वालों के लिए 500 रुपए से शुरू हो सकता है और दोहराने पर यह जुर्माना काफी ज्यादा हो सकता है। बता दें कि CISF ही दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा करता है। वहीं अगली बड़ी खबर, ममता ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली 2021 के चुनाव में भाजपा की राजनीतिक महामारी को हराना है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को छात्र समुदाय से भाजपा के हमलों पर पलटवार करने का आग्रह करते हुए 2021 में होने वाले चुनाव में उसकी राजनीतिक महामारी को हराकर पूरे देश को स्वतंत्रता का स्वाद चखने का संकल्प लिया है। उन्होंने सितंबर में JEE और नीट की परीक्षा कराने के फैसले के लिए भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार के आइडियल रवैये से कोविड-19 के मामलों में इजाफा होगा, क्योंकि परीक्षाएं देने के लिए परीक्षा केंद्र जाने से परीक्षार्थी भी संक्रमित हो सकते हैं। भाजपा ने तुरंत पलटवार करते हुए बनर्जी से छात्रों का भविष्य दांव पर लगाकर राजनीति नहीं करने और ओछी राजनीति का वायरस फैलाने से बचने को कहा। बनर्जी ने कहा कि भाजपा हर किसी को धमकी दे रही है, लेकिन सब पलटवार करने में सक्षम है। मैं युवाओं और छात्रों से नेताओं से कहती हूँ कि वे भाजपा की राजनीतिक महामारी के खिलाफ जंग लड़ें। वे विपक्षी दलों को काले कानूनों का इस्तेमाल कर निशाना बना रही हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, 2 दिन की तेजी के बाद आज पेट्रोल के भाव में राहत, जाना 1 लीटर के रेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार को पेट्रोल के भाव में आम जनता को राहत मिली। लगातार 2 दिन से बढ़ रहे पेट्रोल के भाव आज स्थिर हो गए, यानी आज आपको शुक्रवार वाले भाव नहीं चुकाने होंगे। वहीं डीजल के भाव में 28 दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर का भाव 81.94 रुपए है। वहीं अगली बड़ी खबर, गौतम गंभीर ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग की, कहा इनसे बड़ा खिलाड़ी न पैदा हुआ और न ही होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। साथ ही गंभीर ने ध्यानचंद की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनसे बड़ा खिलाड़ी न पैदा हुआ और न ही होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में मेजर ध्यानचंद से बड़ा खिलाड़ी न पैदा हुआ और न ही होगा। वो देश के लिए इतने गोल्ड मेडल लाए और उस समय लाए जब खेल इतना पॉपुलर नहीं था। मैं चाहूंगा कि मेजर ध्यानचंद को जल्दी से जल्दी भारत रत्न मिले, इससे पूरे देश को बहुत खुशी होगी और उनको सम्मान भी मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, 2 वजहों से अमेरिका नहीं जा पा रहे संजय दत्त, तो मुंबई के अस्पताल में ही चलेगा लंग्स कैंसर का इलाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संजय दत्त लंग्स कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बीमारी का खुलासा उस वक्त हुआ जब संजय दत्त की तबीयत अचानक से बिगड़ी और कोरोना वायरस के संक्रमण का शक होने पर टेस्ट करवाने अस्पताल पहुंचे संजय दत्त को 4थे चरण के लंग्स कैंसर का पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त को आगे के इलाज के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन अब लगता है कि इस प्लानिंग में बदलाव किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक संजय दत्त ने फैसला किया कि वे मुंबई में ही अपना इलाज करवाएंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से वे शंका में हैं कि अमेरिका जाएं या न जाएं। अमेरिका नहीं जाने का पहला कारण ये माना जा रहा है। कहीं दूसरी वजह यह भी है कि उनके लंग्स में फ्लूइड जमा हो रहा है और यह बढ़ता ही जा रहा है। इसके इलाज में देरी का कोई मतलब नहीं है, इससे उनके स्वास्थ्य पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, OnePlus जल्द लॉन्च करेगी 6000 mAh बैटरी वाला सस्ता फोन, क्लोवर भारत में मिलेगी इस फोन से टक्कर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने हाल ही में OnePlus Nord को लॉन्च किया था। अब वह OnePlus Nord की तुलना में एक बहुत ही बेसिक वर्जन में नया हैंडसेट लॉन्च करने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि OnePlus के इस नए स्मार्टफोन की खासियत 6000 mAh की बैटरी और 460 प्रोसेसर होगा। बताया जा रहा है कि कंपनी ने अपने अपकमिंग हैंडसेट का नाम कथित तौर पर क्लोवर रखा है।
वहीं अगली बड़ी खबर, मानसून सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले सांसदों की होगी कोरोना जांच, जाने कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। जी हां दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से 72 घंटे पहले सांसदों से कोरोना वायरस के लिए जांच का अनुरोध करेंगे। जी हां दोस्तों, संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलने की संभावना है। बिरला ने कहा कि सांसदों के अलावा मंत्रालय के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों के कर्मचारियों सहित संसद भवन परिसर में प्रवेश करने की संभावना वाले सभी लोगों को सत्र से शुरू होने से पहले कोरोना वायरस संबंधी जांच करानी होगी। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, विदर्भ, कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, दक्षिणी पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, गंगे पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।